सो हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा सभी को। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। किसका? तैयारी जीत की, यानी कि यूपीएससी एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 2। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1 जैसे स्ट्रीक कंप्लीट करते हो ना, कितने दिनों तक हमारी स्ट्रीक है, उसी तरीके से लेक्चर्स की स्ट्रीक पूरी करनी जरूरी है। रेगुलर वीडियो डालूंगा मैं, रेगुलर, एक भी दिन का मैं गैप नहीं ले रहा, तो आप लोगों को भी गैप नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो कल जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार वापस वहीं से चालू कर देता हूँ, सब कॉन्टिनेंट। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सब कॉन्टिनेंट दिखाऊंगा, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ये है एक सब कॉन्टिनेंट। अब इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखो, अगर आप इस सब कॉन्टिनेंट में देखो, आप यहां से देखिए, ये बोर्डमा जो लिखा हुआ है इससे म्यांमार। आपका सब कॉन्टिनेंट किसे इंक्लूड करता है? इंडिया को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, ईरान को। ईरान भी आते, काफी बार ये देख लिया जाता है, काफी बार जस्ट होते हैं कि सिर्फ हम अफगानिस्तान तक ही देखते हैं, नहीं। It also include Iran, it include China, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार एंड श्रीलंका। तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इसे एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब इसे सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इसे सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। हालांकि कॉन्टिनेंट के मुकाबले ये एरिया बहुत छोटा है, हालांकि कॉन्टिनेंट के मुकाबले ये जो एरिया है एक छोटा एरिया है। तो सर फिर भी इसे कॉन्टिनेंट क्यों कह देगा? एक चीज बताओ, कॉन्टिनेंट होता क्या है? सर जो एक ऐसा एक बड़ा सा लैंड मास, ओके, जैसे अगर मैं देखा जाए, एक जैसे ये आपको मैं थोड़ा सा रफ फिगर बना देता हूँ। जैसे ये अमेरिका इस तरीके से आ गया, यहाँ पे नीचे इनका ये साउथ अफ्रीका आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे यूरोप आ गया। थोड़ा ड्रॉइंग्स पे मत जाना, ठीक है। एशिया है, इस साइड अफ्रीका है, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है ये आपका ऐसे ऐसे करके अंटार्कटिका है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि बड़े बड़े लैंड मास एक दूसरे से ओशंस के थ्रू सेपरेटेड है। किसके थ्रू सेपरेटेड है? ओशंस के थ्रू ये एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। तो ये जितने भी लैंड मास है जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, यानी कि ये लैंड मास इन्हें अब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? क्योंकि एक दूसरे से सेपरेटेड है। क्या है? एक दूसरे से सेपरेटेड है। उसी तरीके से, लेकिन सर ये जो पार्ट है ये तो हमारे एशिया के अंदर ज्वाइन होता है। मैंने कहा ज्वाइन होता है, बट ये चीज इसके अंदर देखनी है। दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग ऑल दीज कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूड करते हैं। साउथ एशिया को एक सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, की एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के मुकाबले भले एक छोटा एरिया, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। और ये जो एरिया है रेस्ट ऑफ द एशिया से, हमारे जो कॉन्टिनेंट है रेस्ट ऑफ द एशिया से हम अलग हैं। किस तरीके से अलग कर दिया जाता है हमें? सी से, हिल से, माउंटेन से, यानी कि कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, यानी कि इसके अंदर क्या कुछ बाधाएं आती हैं। चाइना अलग है किससे? रेस्ट ऑफ द एशिया से, विद द हेल्प ऑफ द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक नेचुरल फ्रंटियर आता है इसके अंदर। नेचुरल फ्रंटियर का कंसेप्ट आगे समझाऊंगा, प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। तो एक बार थोड़ी ना क्यूरियोसिटी बना के रखो कि अब किस तरीके से करना है। आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पढ़ने। चलो बॉस, कुछ गाना गुनगुनाते हैं साथ साथ। हमने कल यहाँ तक कर लिया था, ओके। अब यहाँ से चालू करना है थ्रू आउट द पीपल, ओके। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो लोग थे वो एक पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट से, उससे ट्रेवल करते थे दूसरे पार्ट तक, ओके। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज made journey dangerous at times but never impossible। यानी एक चीज बताओ आपको, अब नेचुरल फ्रंटियर का कंसेप्ट है ना, मैं अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। यानी एक चीज पता है इन्होंने क्या की? यार रास्ते के अंदर इतनी सारी बाधाएं थी, पहाड़ आ रहे, कभी रेगिस्तान आ रहे, कभी समुद्र आ रहे, ये सारी चीजें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और इंडिया के पास भले एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, किसका? नेचुरल फ्रंटियर का। किसका एडवांटेज था? नेचुरल फ्रंटियर का। लेकिन फिर भी लोग इंडिया के अंदर एंटर करे। कैसे एंटर करें, क्या था इंडिकेट, सारी चीजें अब बताने वाला हूं आपको। कौन से टॉपिक के अंदर? इन द टॉपिक ऑफ नेचुरल फ्रंटियर। हेडिंग डाल दीजिएगा इसके अंदर, नेचुरल फ्रंटियर्स की। तो हेडिंग डालेंगे अब सब किसकी? नेचुरल फ्रंटियर्स की। किसकी हेडिंग डालनी है अब सर हमें? अब हमें हेडिंग डालनी है नेचुरल फ्रंटियर्स की। अब सर नेचुरल का तो मतलब हमें पता चल गया कि सर प्राकृतिक। फ्रंटियर का मतलब क्या? फ्रंटियर का मतलब लिखो इसके अंदर लाइन और बॉर्डर which separate two countries, जो दो देशों को अलग करता है उसे फ्रंटियर कहते हैं। which separate two countries उसे हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर कहते हैं। अब एक इंडिया का मैप लेकर आता हूं आप लोगों के सामने। इंडिया का मैप देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है, रिवर्स का मैप है हालांकि, पर कोई बात नहीं, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। अब एक चीज बताओ यार, ये इंडिया का मैप है, पूरा इंडिया आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या आता है? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है?
सर यहाँ पे तो सारे माउंटेन्स है, ये यहाँ पे क्या है हिमालयन रेंजेस है, यहाँ पे क्या है हिमालयन रेंजेस है, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस है, ये आपके हिमालयन रेंजेस आ गए, ठीक है। इस साइड आपका क्या है अरेबियन सी, क्या है यहाँ पे ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो ये क्या है आपका सर, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ऑफ बंगाल। तो एक चीज बताओ, क्या हिमालय हम ह्यूमन से बनाए? नहीं सर। क्या ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल क्या हम लोगों ने बनाया नीचे इंडियन ओशन? क्या ये तीनों चीजें, तीनों ये जो दो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सीज है, ये जो सीज है और ये जो इंडियन ओशन है, क्या ये चीजें हम लोगों ने बनाई है? नहीं सर, ये तो अपने आप बनी है, यानी कि सर क्या है नेचुरल फ्रंटियर है। ये क्या है चीजें सर सारी, ये सर सारी चीजें क्या है इसके अंदर नेचुरल फ्रंटियर चीजें हैं सर इसके अंदर। हाँ सर ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर नेचुरल फ्रंटियर है, यानी कि हम लोगों ने नहीं बनाई। अब इसके अंदर तो सर इंडिया के अंदर लोग कैसे घुसे, सबसे पहले दो चीजें बताऊंगा इंडिया के अंदर लोग किस तरीके से घुसे, मतलब अंदर कैसे आए थे। ये है आपका एंट्री गेट, ये क्या आपका एंट्री गेट है। यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या मैं कहूँ यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे है मुस्लिम कंट्री। तो मुसलमान पता है किस रास्ते आए थे? मुसलमान इसी रास्ते आए थे इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो सुलेमान और किरतार थी, लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था मैंने, कहा हाँ थी, लेकिन इन्हें क्रॉस किया गया मुस्लिम्स के द्वारा। तो मुस्लिम इंडिया के अंदर किस रास्ते आए थे? मुस्लिम इंडिया के अंदर इसी रास्ते आए थे। किस रास्ते आए थे? इस रास्ते। और इसीलिए एंट्री गेट ऑफ इंडिया, इस वर्ड यहाँ पे इस एरिया को क्या कहा जाता है? एंट्री गेट ऑफ इंडिया, एंट्री गेट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यहाँ से ही आपके सारे मुस्लिम ब्रदर्स थे ना, सारे के सारे मुस्लिम वो इसी साइड से आए थे, आपके यहाँ से आए थे, सारे के सारे मुस्लिम इसी साइड से आए थे। तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स थे जिन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री को रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग किया। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होते तो चाइना का, तो हम इंडिया का ये जो पार्ट था क्या पता ये चाइना के पास होता, लेकिन जैसे हिमालय रीजन है तो हमने चाइना अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। इस तरीके से कंट्री क्या हुई? सेपरेट होगी। तो अपने देखा कि हम लोगों ने देखा कि सर ये नेचुरल फ्रंटियर थे, हिमालयन रेंजेस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन्हें क्रॉस करना आसान नहीं है। समुद्र के रास्ते किसी और देश से यहाँ पे आना आसान नहीं है, मैंने कहा आसान नहीं है। लेकिन एक और चीज है इसके अंदर, मैंने ये भी नहीं कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, मैंने ये चीज नहीं की इसके अंदर कि दैट इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया के अंदर कोई चीज होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल इस दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं होती। इसी तरीके से आपके जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर, वो कहां से आए थे? वो यहां से आए थे, आपकी सीज के थ्रू। तो यहाँ पे सर एक चीज बताओ, ये सर ये तो नेचुरल फ्रंटियर थे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आए कैसे है? क्योंकि जिन लोगों को नेचुरल फ्रंटियर क्रॉस करना है, जिनके अंदर विल है कि बहुत मुझे यहाँ पे जाना, वो जाके रहते हैं, इसलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। हिस्ट्री के अंदर भी हम ये बात कहते हैं कि बॉस जो आना चाहते हैं ना वो आएगा। आपने बाधा बना दी, जैसे होता है ना कि डॉक्टर जो बनते हैं, हमने बाधा बना दी नीट का एग्जामिनेशन, लेकिन जो चाहता है जो रियल में डॉक्टर बनना वो बन के रहेगा, वो नीट का एग्जाम क्लियर करके ही रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं देखिएगा, तो हम कहाँ पे थे? थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट द हिल्स, the high mountains including Himalayan desert and seas made journey dangerous at times but never impossible। मैंने कहा था डिफिकल्ट बना देगी आपकी जर्नी को डेंजरस बना देगी समुद्री रास्ते। तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जहाँ पे कोई भी, जहाँ का जो समुद्र है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वहां पे लहरें बहुत ज्यादा उठती है। आपने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर भी किया था, आई गेस चैप्टर नंबर 2 था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई अंटिल, ऐसा कुछ था। चैप्टर नंबर 2 था आपके इंग्लिश का, उसके अंदर आपने देखा था इंडियन ओशन में आपसे क्यों लहरें से उठने लग पड़ती थी, है ना। तो इसके अंदर है कि डेंजरस बन जाएगी जर्नी। इम्पॉसिबल तो यार दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है इम्पॉसिबल, यूपीएससी क्रैक करना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्रैक कर सकते हो आप लोग भी। ओके, सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो लोग किस चीज के अंदर जाते थे? लाइवलीहुड की सर्च के अंदर जाते थे। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। अब देखो, अब एक आदमी जो है ना, अब यहाँ पे अगला टॉपिक लिखिएगा इसके अंदर, व्हाई डिड पीपल मूव। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, व्हाई डिड पीपल मूव, व्हाई डिड पीपल मूव। अब लोग जाते क्यों थे यार एक जगह से दूसरी जगह? व्हाई डिड पीपल मूव, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? व्हाई डिड पीपल मूव, लोगों को क्या जरूरत पड़ गई एक जगह से दूसरी जगह जाने की? 5 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण लिखेगा इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। सर लोग जाते थे इन सर्च ऑफ फूड की तलाश के अंदर। कहां पे जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि वो देखते थे कि पता है क्या, अगर एक चीज बताओ, एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल के अंदर एक परिवार रह रहा है, ठीक है, एक परिवार रह रहा है, उसके अंदर एक चीज बताओ, रिसोर्सेज है हमारे पास, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। फल जो यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, जैसे एप्पल का पेड़ है ये,
तो इसके ऊपर जो एप्पल्स लगे हुए हैं ये क्या लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है, या कुछ ही फल होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी भर के लिए एकदम एप्पल्स भी मिलेंगे। कुछ सीजनल बातें आ जाती हैं। तो वही बात है, अगर एक जगह पे आदमी एक टाइम से ज्यादा मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा समय तक रुकता है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे भी उसने एक पेड़ के सेब खा लिए, दूसरे पेड़ के सेब खा लिए, भैया आप सेब खाने आप कहाँ पे जाओगे? वो क्या करेगा? मूव करेगा। अब कहेगा चलो यहाँ का खाना खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, यानी कि पीपल मूव इन सर्च ऑफ फूड। लोग एक तो खाने की तलाश में जाते थे। दूसरा आता था एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। अब काफी जगह बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो अब क्या करेंगे? लोग वहां पे बैठे रहेंगे कि नहीं भैया हम तो यहीं के निवासी हैं। लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। अब नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्या हो सकती है आपकी? उसके अंदर देखिए आपके क्या क्या आ सकते हैं। फ्लड्स आ सकते हैं, आपके ड्रॉट आ सकते हैं, इसके अलावा अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो इसके सारे केसेस के अंदर क्या होगा? इंसान डर जाएंगे, इंसान कहेंगे यार ये तो बात गलत है, अपनों को क्या है, यहाँ पे इतने सारी नेचुरल कैलेमिटी है। तो इंसान क्या कहेगा? सेफ जगह पे जाओ। कहां पे जाओ? सेफ जगह पे जाओ, जहां पे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। 2 पॉइंट आगे तीसरा पॉइंट है कि इंसान क्यों मूव करते थे। तो तीसरा पॉइंट है कि जो राजा महाराजा होते थे वो ट्रैवल करते थे। क्यों ट्रैवल करते थे? काफी बार आपने सुना होगा कि राजा अपने सेना के साथ जाते थे नए नए लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। नए नए लैंड एक्सप्लोर क्यों करते थे? ताकि उनका किंगडम बड़ा बने उनका, ताकि वो ऐसे सोचे कि भाई हमारा राज्य पहले इतना था, हम लोगों ने ये लैंड एक्सप्लोर किया, यहाँ पे कोई राजा नहीं था, हमने इस लैंड पे कब्जा कर लिया, आज से हमारे राज्य का हिस्सा हो गया। इन्होंने क्या किया? तो मैन जो थे, मैन टू कैप्चर अदर लैंड, दूसरे लैंड्स को कैप्चर करने के लिए आदमी क्या करता था? ट्रैवल करता था। मैन ट्रैवल टू कैप्चर अदर लैंड, दूसरे लैंड्स को कैप्चर करने के लिए भी मैन क्या करता था? ट्रैवल करता था। मैन कैप्चर टू ट्रैवल अदर लैंड्स। ओके, अब इसके अंदर अगले पॉइंट्स क्या क्या होंगे? 3 पॉइंट्स बता दिए मैंने, अब चौथा पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर। चौथा पॉइंट क्या होता था? आपने गौतम बुद्धा का नाम सुना है? हाँ जी सर। आपने जो ये एक जो क्या नाम लेते हैं, थोड़े जो संत महात्मा होते हैं, ये आपने देखा कि एक जगह एक मतलब ये ट्रैवल करते रहते हैं। क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। क्या क्यों ट्रैवल करते हैं सर? ये ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इनका एक मोटिव होता है कि ये लोगों को सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखेगा इसके अंदर, रिलीजियस टीचर्स जो थे वो मूव करते थे। अब क्यों मूव करते थे? ताकि रिलीजियस टीचर्स जो है वो अपनी नॉलेज दूसरे लोगों को तक दे सके और एक चीज बताए उन्हें कि जिंदगी कैसे जीता है। धर्म का पाठ, धर्म कैसे फॉलो करते, कि आप धर्म किस तरीके से फॉलो करना है वो लोगों को सिखाते थे। इसलिए रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे। अब कुछ आपके और मेरे जैसे लोग होते होंगे जो चुल के मारे ट्रैवल करते थे। होते ना कि अगर आपकी मम्मी कहती थी आपको उस साइड नहीं जाना, मन कहते चुल से मुझे अब तो जाके रहूंगा। सिमिलरली काफी लोग ऐसे थे जो कि ट्रैवल करते थे आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। क्यों ट्रैवल करते थे? आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। उनके अंदर जोश होता था कि चलो भैया आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वही वाला सिस्टम था कि बहुत स्पिरिट थी उनके अंदर एडवेंचर करने की, बहुत अब जाके देखता है जो होगा देखी जाएगी, इसलिए वो ट्रैवल करते थे। इसके अलावा लास्ट केस जो होता है जो इंसान ट्रैवल करते थे वो होते थे आपके मर्चेंट्स। मैंने मर्चेंट्स का मतलब लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा कृपया करके रिक्वेस्ट लेक्चर नंबर 1 देख ले। व्यापारी ट्रैवल करते थे। सर वो क्यों ट्रैवल करते थे? पता है क्या? व्यापारी क्या करते थे? उन्हें कोई इंपॉर्टेंट सी चीज दिखी कि यार ये, जैसे उन्हें क्या दिखा, जैसे उन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया, उन्होंने जेब में रख लिया। कहते यार अब हमें ट्रैवल करते हैं। कोई राजा महाराजा है, उनसे सामने कहा कि राजा महाराजा जी एक कोहिनूर का हीरा है, आपकी शानो शौकत बढ़ा देगा ये हीरा, कृपया कर इसे ले लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। राजा खुश होकर क्या करते हैं? सोने की मुद्राएं दे देते, ऐसे बहुत सोचते इतने सोने की मुद्राएं दे दो। यानी कि मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे क्या चीजें कैरी करते हुए? वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते हुए। वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे वो। और ट्रैवल कैसे करते थे? कारवांस के ऊपर। सर ये कारवांस क्या होते हैं? कारवांस या शिप्स के ऊपर ट्रैवल करते थे वो, जहाज के ऊपर। कारवांस क्या होते हैं? ऊंटों के। आपने देखा कि 4-5 ऊंट एकदम सीक्वेंस के अंदर चलते हैं ऊंटों के ऊपर। एक डोरेमोन की मूवी आई थी पहले, अरेबियन नाइट्स वाली, है ना? सुनी होगी अरेबियन नाइट्स, ऐसे कुछ, है ना? तो उसके अंदर देखा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं ना वो ऊंटों के ऊपर बैठे बैठे ट्रैवल करते हैं। एक तारक मेहता का एक एपिसोड था जिसमें जेठालाल जो है वो वहां पे चला गया था पाकिस्तान। तो आपने देखा कि वहां पे जो ऊंट थे वो एक लाइन के अंदर ट्रैवल करते हैं। ऊंट सारे एक साथ चलते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा तो वो जो ट्रैवल करते हैं ना एक साथ, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कारवांस। वो जब साथ में ट्रैवल करते हैं उन्हें कहते हैं कारवांस। तो कारवांस के ऊपर ट्रैवल करते थे, शिप्स के ऊपर ट्रैवल करते थे, वैल्यूएबल गुड्स खरीदते थे। अब क्यों लेके आते थे वैल्यूएबल गुड्स? ताकि उन्हें सेल करें और उस टाइम क्या कर सके? प्रॉफिट कमा सके।
देखो बनी आदमी भले वो किसी भी युग का हो, पैसा तो वो छापेगा। तो इसके अंदर भी सेम बात कही गई, समटाइम मैन मार्च विद आर्मीज टू कॉन्कर अदर लैंड्स। मैंने कहा था कि जिस तरीके से आदमी काफी बार दूसरे लैंड पे जाते हैं ताकि उस लैंड पे कब्जा कर सके। बिसाइड्स मर्चेंट, मर्चेंट मतलब आपके व्यापारी मंडल, ट्रैवल्ड विद कारवांस, कारवांस का मतलब मैंने बता दिया आपको, जैसे ऊंटों के ऊपर एक साथ जाना, ओके। और शिप्स carrying valuable goods from one place to another, and religious teacher walk from villages to villages, town to town, shopping to offer instruction and advice to the people। एडवाइस देना क्या होता है ना, जीवन कैसे जीते ये सारी चीजें बताना, ठीक है। एडवाइस देते थे लोगों को कि बहुत जीवन आपको ऐसे व्यापन करना चाहिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल driven by the spirit of adventure। आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो चुल के मारे करते थे, उन्हें चुल होती थी, करके दिखते हैं। and wanting to discover new and existing places, all this led to the sharing of new ideas between people। इस सारी चीजों से लोग एक दूसरे के बीच में आइडियाज शेयर करने लग पड़े थे। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। तो व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? तो आजकल लोग बजाते लोगों को बस अच्छी खासी इनकम है, ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? अब अलग अलग केसेस है। पहले मर्चेंट्स वैल्यूएबल गुड्स लेके ट्रैवल करते हैं, आज के मर्चेंट्स क्यों ट्रैवल करते हैं? ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। पहले के रिलीजियस टीचर जो थे वो ट्रैवल करते थे, आजकल के रिलीजियस टीचर जो है वो आजकल कथा सुनाते हैं। आजकल के रिलीजियस टीचर देखा होगा, बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, या फिर एक और है, मैं नाम शायद उनका भूल गया। तो ये जितने भी टीचर्स हैं ये क्या है? ये भी रिलीजियस टीचर्स हैं, लेकिन पहले किस तरीके से करते थे वो इस तरीके से, अब अलग तरीके से करते हैं। पहले ट्रैवल करते थे, अब लोग उनके पास ट्रैवल करते हैं, फर्क है। तो आजकल इस वजह से लोग ट्रैवल करते हैं। आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं वो पहले मध्य प्रदेश में गए, फिर वो एक दो जगह से दूसरी जगह, यानी वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। Look at map once more, hills, mountain and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was very difficult to cross these frontiers, but those who wanted and could did scale the mountain। मैंने कहा था जिनके अंदर चल रहा है, मतलब जिनके अंदर इच्छा है कि बहुत हमें करना है, हमें इंडिया के अंदर जाना है, एंड क्रॉस द सीज, ब्रिटिशर ने क्रॉस करी थी सीज, जो मुस्लिम थे उन्होंने माउंटेन्स को क्रॉस किया था। पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent and settled down here। These movement of the people enriched our culture and tradition। एक चीज बताओ सर, ये बाहर से लोग आगे से हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज आ गई? मैं सोचता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। हम दोनों आज ही मिले, हम लोगों एक दूसरे से बात करें। मुझे मेरे मुस्लिम फ्रेंड की 10 बातें अच्छी लगी उनके कल्चर की, मुस्लिम फ्रेंड को मेरे वाले कल्चर की 20 बातें अच्छी लगी, ठीक है। मुस्लिम कहता है कि हाँ ये मुझे इस बारे में ये 10-20 बातें मुझे अच्छी लगी, मुझे उसकी 10-20 बातें अच्छी लगी। अब क्या होगा, जो उसकी कल्चर की अच्छी बातें हैं, जो मुझे लगता है कि यार बहुत बढ़िया बातें हैं, क्या मैं क्या करूंगा, उनसे अडेप्ट करूंगा, और वो मेरे पास से वो हिंदू कल्चर की अडेप्ट करेगा। और वो जो मैं मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लूंगा, यानी कि मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे अच्छी होगी, वो मैं क्या करूंगा, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इससे मेरा कल्चर क्या हो जाएगा? एनहेंस होगा। कि मेरा कल्चर पहले कितना था? इतना ही था, मेरा कल्चर पहले से इतना था, लेकिन जब मैंने अपने कल्चर के अंदर मैंने मुस्लिम ट्रेड्स थोड़े डाले, मैंने मैंने जो मुसलमान भाई थे, मैंने उनकी कुछ चीजें सीखी और मुझे कोई चीज उनकी अच्छी लगी। तो पहले मेरा कल्चर ऐसा था, अब मेरा कल्चर पहले साइज ऐसा था, अब मेरे कल्चर का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मेरे कल्चर का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा साइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे कल्चर के अंदर एक और चीज ऐड ऑन करी, यानी कि मेरा कल्चर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ऐड ऑन नहीं करूंगा तो छोटा, लेकिन जब मैं ऐड ऑन करूंगा, मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम भाई से कुछ चीजें सीखूंगा, मैं अपने सिख भाई से कुछ चीजें सीखूंगा, मुझे सिखिज्म की कोई बातें अच्छी लगी, मुझे मुस्लिम की कुछ बातें अच्छी लगी, तो इससे क्या होगा? मेरा कल्चर क्या हो जाएगा? एनहेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा कल्चर एंड ट्रेडिशन एनहेंस हो जाएंगे, एनरिच हो जाएंगे। पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। अब नए अब वो आए हैं, मैं उनसे मैं उनसे नई चीजें सीखूंगा, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन सीखूंगा, कंपोजिंग म्यूजिक, जिस तरीके से वो लोग गाने गाते हैं, हम लोग किस तरीके से गाने गाते हैं, एंड इवन कुकिंग फूड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि हमें खाना बनाने के भी नए तरीके हम लोग सीखते थे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है द नेम ऑफ आवर लैंड, कि हमारे देश का नाम इंडिया सुनते हो, भारत सुनते हो, तो ये इंडिया और भारत नाम कैसे पड़े? अगला टॉपिक यही है, हाउ डिड द नेम ऑफ अ लैंड, कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और मजा भी आ रहा है कि आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही है। सबसे पहला पॉइंट आ जाए इसके अंदर, इंडिया, कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो पता है क्या हुआ, हमारे देश का नाम जो इंडिया था, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेगा कि इंडिया हमारे नाम कैसे पड़ा। जो नेम था इंडिया, इट इज इंस्पायर्ड, यानी कि नाम जो इंडिया था, इट इज टेकन फ्रॉम द रिवर इंडस।
ये जो रिवर आपकी इंडस रिवर है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये रिवर इंडस से लिया गया था। अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा नाम भी सिमिलर है। ओके, जो नेम था ना इंडिया का, ये कहां से लिया गया था? रिवर इंडस से लिया गया था। अब इंडस रिवर के पास से क्यों लिया गया? वैसे आपको बता दो, इंडस को सिंधु कहा जाता है संस्कृत के अंदर। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है संस्कृत के अंदर। इन संस्कृत इंडस इज रेफर्ड एज संस्कृत। अब जो लोग थे, मैंने आपको क्या दिखाया था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया था ना मैंने आप लोगों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया था, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपकी इंडस रिवर फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है। तो जो भी इरानियंस थे, जो ईरान से आए थे, या जो भी ग्रीक पीपल थे, कौन से थे? ग्रीक पीपल, जो ग्रीक्स थे, जो इरानियंस थे, वो कहां से? नॉर्थ वेस्ट से है। कहां पे? इंडिया के अंदर आने के लिए। क्यों? क्योंकि गेटवे था इंडिया का, मैंने पहले अभी बताया ना, गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो भी इरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, वो जो आ रहे थे कहां से? इरानियंस, जो ईरान के लोग हैं वो इरानियंस, और जो ग्रीक्स थे जो कि कहां से आ रहे थे? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान वाली साइड से वो आ रहे थे। तो बीच के अंदर एक फ्रंटियर मिल गया। क्या फ्रंटियर मिल गया? इंडस रिवर को पार करके तो इंडिया आएगा। और वो पता है क्या, इरानियंस और इंडिया जो हमारे ग्रीक्स है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो वो पता है इंडस को इंडस नहीं बोलते थे, तो क्या बोलते थे? वो इंडस को, ये जो आपकी रिवर है ना इंडस, उस इंडस रिवर को वो इंदोस बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इंदोस। या इसे एक और वर्ड से बोला जाता था हिंदोस, यानी कि वो इंडस रिवर को इंदोस या हिंदोस बोलती थी। क्या बोलती थी? इंदोस या हिंदोस बोलती थी। तो वो क्या करते थे? इंडस रिवर का उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन, वो बोलना इंडस ही चाहते थे, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन देखो, एक अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है। आपने सुना अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है? कैसे अलग होती है? सर, उनके बोलने का एक्सेंट अलग होता है। इनका एक्सेंट अलग था, इसलिए वो इंडस रिवर को इंदोस या हिंदोस बुलाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो एरिया था, इंडस रिवर जो थी, जैसे मान लेते हैं इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर का जो वेस्ट का एरिया था, जहां से ये लोग आए ईरानियन और ग्रीक, इसे वो क्या कहते थे? इसे वो इंडोस या हिंदोस कहते थे। और जो लैंड जो ईस्ट साइड के अंदर था, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर क्या नाम लेते हैं? इंडस वाज नोन एज इंडिया। ऐसे आपका देश का नाम आया इंडिया। ईरानियन और ग्रीक लोग आए थे, उन्होंने देखा कि इंडस रिवर है, इस साइड का इलाका इंडोस, तो उस साइड का इलाका इंडिया, उस साइड का इलाका क्या बना दे? इंडिया। और लेटर ऑन इंडिया वर्ड को ही पूरे देश के लिए इस्तेमाल करने लग पड़े। तो ये तो था हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब दूसरा नाम आ जाता है भारत का। हमारे देश को भारत भी कहते हैं कि जिंदा हूं मैं तुझ में, सलमान भाई रहेंगे हम सब में जिंदा। चलो, भारत मूवी भी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको भी देखनी चाहिए, और अच्छी चीजें सीखने को भी मिलती है भारत मूवी से। ओके, भारत। अब भारत कैसे पता चला? अब आपने वर्ड सुना है ये भारत सर, थोड़ा रामायण से वर्ड यूज्ड है ना, थोड़ा रामायण से थोड़ा ताल्लुकात रखता है वर्ड। तो पता है क्या था? जो आपका ये जो पाकिस्तान का एरिया था ना, सुलेमान और करतार हिल्स, वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। वहां पे क्या रहते थे? एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। और उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहने लग पड़े? उन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता था? भरत। उन ग्रुप ऑफ पीपल को भरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भरत। इट्स नॉट भारत, इन्होंने क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, और इन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थे ना, जिनका भरत कहा जाता था, इनका जो मेंशन है ये आपके ऋग्वेदास के अंदर भी है। ऋग्वेदास क्या होते हैं, ये आपको मैं चैप्टर नंबर 3 जब करवाऊंगा उसके अंदर अच्छे से बताऊंगा। अभी ये चीज समझ लो कि ऋग्वेदास आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन होते हैं किसके? संस्कृत के अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है ये किसके? ऑफ संस्कृत। दे आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत। अगर किसी को कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता, तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो छोटे छोटे हिस्सों से एक बड़ी चीज बनाना, कॉम्पोजिशन करना। ओके, स्मॉल पार्ट दैट बिकम अ बिग थिंग। ओके, स्मॉल पार्ट जो कि दैट कंबाइन टू बिकम अ बिग थिंग। जैसे ऋग्वेदा क्या था? आपकी अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन थे संस्कृत लैंग्वेज के। तो अब क्या हुआ? अब ईरानियंस आए इंडिया के अंदर, ठीक है, मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, सबसे पहले टैकल आउट कौन हुएंगे इंडस रिवर को पार करते? भारत। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे भारत, जिन्हें भारत कहा जाता था, वो टैकल आउट हुए। तुम ये इस लैंड के वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारत। वो आए थे वहीं से, और उन्होंने क्या देखा कि अच्छा, यहाँ पे जो भी लैंड है ना, इस लैंड के लोगों को भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरत कहा जाता है। लेटर ऑन इसी वर्ड को ऐसे वो आगे गए, अच्छा तुम भी भरत, क्योंकि एक इंसान का नाम नहीं था, भरत एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम था। अच्छा तुम भी भरत हो, अच्छा तुम भी भरत हो, ऐसे ऐसे करते करते पूरी इंडिया के लोगों को भारत के नाम से जानने लग पड़े, इसलिए इंडिया का नाम भारत पड़ गया। तो ये तो थे आपके दोनों कंट्रीज के नाम किस तरीके से पड़े।
अब पढ़ लेते हैं। द टू वर्ड्स ऑफ द कंट्री वी ऑफन यूज आर इंडिया एंड भारत। जैसे इंडिया और भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस, जैसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। फाइंड ईरान एंड ग्रीक्स इन योर एटलस, आपको निकालने के लिए जैसे मैंने कहा था। ओके, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the north west, यानी कि सुलेमान और किरतार पाकिस्तान की साइड आए थे। कब अबाउट 2500 साल पहले आए थे। पर familiar with the Indus River and called it Hindos or Indos। उससे इंडस रिवर को क्या बोलते थे? हिंदोस या इंदोस बोलते थे। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडिया was known as इंडिया। जो इंडस रिवर का इस साइड का इलाका था उसे क्या कहते थे? वो इंडिया कहते थे। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and are also mentioned in Rig Veda के अंदर भी mentioned है। ऋग वेदा क्या है? अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत के अंदर, डेटेड अबाउट 3500 साल पहले तक है। लेटर ऑन इट वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए ये चीजें यूज करने लग पड़े थे हम। तो आपको मैंने इंडिया और भारत के बारे में बता दें कि इंडिया कैसे पड़ा, नाम कैसे, भारत कैसे पड़ा। अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। फाइंडिंग आउट द पास्ट, यानी कि सर अब हमें अपना इतिहास बताइए सर कि हमारा इतिहास किस तरीके से हमें पता चलता है। कि आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हो कि ये चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी, अब सर इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बता दो मुझे। तो इसके लिए आप टॉपिक क्या है आपका? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पूरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टॉपिक समझाता हूं मैं आप लोगों को अभी। तो हेडिंग लिखेगा अब कौन सी? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की हेडिंग लिखेगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 3 सोर्सेज आते हैं आपके हिस्ट्री के। कितने सोर्सेज है? 3 सोर्सेज है। पहला सोर्स है आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो सर ये होती क्या चीज है? तो मैं कहता हूं देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग में हम डाल देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तब जो वर्ड है ना आपका मेनू वर्ड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेनू वर्ड का मतलब होता है हैंड। मेनू वर्ड का मतलब क्या होता है? हैंड। स्क्रिप्ट काफी और होता है सर, ये स्क्रिप्ट ले लीजिए, हैंड रिटन। ओके, तो मतलब स्क्रिप्ट ले लीजिए। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिखी हुई चीज। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? लिखी हुई चीज। जब इन दोनों को साथ में पढ़ते हो तो क्या होता है? हैंड रिटन चीजें, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो चीजें लिखा करते थे। जिससे वो क्या होता है? हमारे पास डेटा आ गया कि अच्छा हम लोगों ने वो डेटा पढ़ा और हमें पता चल गया उस टाइम कैसे चलते थे। डायरी राइटिंग करते हो ना कि आप डायरी लिखते हो, अच्छा इस तरीके से हुआ था। अब हम जैसे एनी फ्रैंक की डायरी थी तो अब हम लोगों को पता है अच्छा एनी फ्रैंक की लाइफ के अंदर क्या हुआ था। हमें वहां पे हम जाके देखा नहीं, लेकिन हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री से हमने एनी फ्रैंक का पास्ट हमने पता किया था, हमने किया था इसके अंदर। सिमिलरली हैंड रिटन। अब सर एक चीज बताओ, एनी फ्रैंक के पास तो डायरी थी, हमारे उनके पास कौन सी डायरी थी? तो वो किस चीज के ऊपर लिखा करते थे? वो लिखा करते थे पाम लीव्स के ऊपर। पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे, या एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती थी ट्री की, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लिखा करते थे। ट्री की जो बार्क होती है ना, आपने देखा होगा ट्री की जो बार्क होती है ना, अगर आप उसे ट्री का अगर आप बार्क देखो वो बहुत ही अच्छा राइटिंग मटेरियल, बहुत ही साफ सुथरा राइटिंग मटेरियल होता है। ओके, बार्क ऑफ अ ट्री जिसे क्या कहा जाता था? बिट्स कहा जाता था। ओके, इसे क्या कहा जाता है? बिट्स कहा जाता था। और ये कहाँ पे पाया जाता था? ये हिमालयास के अंदर मिलता था। कहाँ पे मिलता था? ये हिमालयास के अंदर मिलता था ये बिट्स। ओके, जो आपका बिट्स था ये कहाँ पे मिलता था? आपको हिमालय के अंदर मिलता था। बार्क ऑफ ट्री बिट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो इन्हें लिख देते थे ये चीजें। लेकिन और इसके अलावा और तो सर चीज बताओ, एक पेज ऐसे है, जैसे मान लेते हैं कि सर ये मान लेते हैं इन्होंने 2 पेजों से लिखा है, ठीक है, इन्होंने 2 पेज लिखे हैं, ठीक है, 2 पेज लिखे हैं, एक पेज इस साइड गया, एक पेज इस साइड गया। तो सर एक चीज तो हमारे पास डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसा है तो मैं बताता हूँ। तो ये क्या करते थे, जैसे ये जो पत्ते होते हैं ना, जैसे पत्ता है, इन्हें पहले तो इन्हें स्क्वायर पार्ट के अंदर कट करते थे। क्या करते थे? ये वाला एरिया जो था ना अननेसेसरी एरिया, उसे कट डाउन कर देते थे। और ये जो एरिया था ना, यहाँ पे अपने जो भी राइटिंग्स थी वो लिखते थे, वो ऐसे करके लिखते थे। अब एक राइटिंग होगी, 2 राइटिंग होगी, 3 राइटिंग होगी, फिर इन राइटिंग्स का पता है क्या करते थे? एक बंडल सा हो गया, जैसे ये बंडल मान लेते हैं आपकी राइटिंग्स का बंडल हुआ, इन्हें वो पंच कर देते थे। जो थ्रेड होता था ना, थ्रेड से जैसे पत्तों के अंदर निकाला ऐसे कर दिया। अगर आप पुरानी किताबें देखो वो इसी तरीके से होती हैं। थ्रेड निकाला पंच कर दिया, थ्रेड निकाला पंच कर दिया, यानी कि वो उन्होंने अपनी पूरी किताब सी बना दी। उन्होंने पेपर्स लिए किसके? पाम लीव्स या बार्क ऑफ अ ट्री बिट्स के, और उन्होंने क्या किया? एकदम इन्हें अच्छे से बांध दिया, गांठ लगा दी, और वो एक बुक बन गई। अब ये सारी चीज बताओ, अब उस टाइम पे ये जो बुक थी, अब ये बुक के अंदर क्या चीजें होती थी? तो ये जो बुक थी इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती थी? पॉइंट नंबर 1, क्या क्या चीजें कवर होती थी इसके अंदर? होती थी रिलीजियस बिलीफ, कि उस टाइम के लोग क्या क्या उनकी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थी, उस टाइम क्या क्या धर्म चलते थे, इन सारी चीजों के बारे में लोग लिखते थे। इसके अलावा आपने इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है ये, मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन एंड साइंस के ऊपर भी बॉस, मेडिसिन एंड साइंस के ऊपर भी अच्छी खासी, मेडिसिन और साइंस का नाम आपने सुना ही होगा।
जो आपकी मेडिसिन थी, जो आपकी साइंस थी, आपने सुना होगा आयुर्वेदिक ज्ञान। आपका आयुर्वेदिक ज्ञान जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो आयुर्वेदिक ज्ञान हमें कहाँ से, इन्हीं रिसोर्सेज है। तीसरा था जो किंग्स की लाइफस्टाइल के ऊपर लिखा होता था, किंग्स की लाइफस्टाइल के ऊपर बना होता कि किंग्स किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, उसके ऊपर भी लेक्चर बने होते थे। इन सारी चीजों के ऊपर होता था। अब एक चीज बताओ सर, हम तो चलो लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? तो 3 लैंग्वेज का मेंशन किया गया आपके एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहली तो आपको पता होगा संस्कृत के अंदर लिखे जाते थे, और एक और लैंग्वेज जो आज भी एग्जिस्टेंस में, वो है तमिल। तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तमिल के अंदर लिखे जाते थे। इसके अलावा एक और लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे, वो लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। अब सर ये लैंग्वेज का तो नाम नहीं सुना हमने, प्राकृत। इट इज द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये उस टाइम जैसे अब हम हिंदी यूज करते हैं ना, उसी तरीके से लोग वहां पे उस टाइम लैंग्वेज यूज बाय और लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये उस टाइम हमारी हिंदी हुआ करती थी, प्राकृत। तो ये सारी चीजें। अब एक चीज सर मन में एक और डाउट आ रहा है, सर एक चीज बताओ, अब आप तो कह रहे हो इसके अंदर कि आप तो कह रहे हो सर कि तो सोर्सेस थे ये ऐसे रखे, तो उस टाइम की चीजें सर आज तक कैसे प्रिजर्व होगी? तो मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो डेटा है ना, ये जितना भी डेटा है इसका मैन्युस्क्रिप्ट का जितना भी डेटा है, ये सारा का सारा जितना भी डेटा है, ये सारा का सारा थोड़ा इनएक्यूरेट है। ये बहुत कम है हमारे पास। क्यों कम है? क्योंकि सर पत्ते, अब एक चीज बताओ, ये पत्ते बाहर के ट्री की सर डिकम्पोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं वक्त के समय के साथ साथ। हाँ जी सर, हो सकते हैं। एक और चीज है सर, इन्हें कोई इंसेक्ट या फिर कहते हैं ना कोई एक वॉर्म्स लग गए, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े एनिमल्स, लेकिन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्तों के ऊपर लग जाए, वो खा जाते हैं इन पत्तों को, इससे हमारा पास डिस्ट्रॉय होगा। तो सर ऐसे मान ले कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर हमारे पास थोड़े बहुत भी थे, वो कैसे रहेंगे? तो वो जो चीजें है ना, थोड़ी बहुत हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, वो सारे के सारे जो प्रूफ थे वो प्रिजर्व करके रखा गया था। तो प्रिजर्व कहाँ पे किया गया था? एशियन टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर उन्हें प्रिजर्व कर गया था। एक और नाम इसके अंदर यूज होता है, मोनेस्ट्रीज के अंदर प्रिजर्व किया गया था। वर्ड लिखेगा मोनेस्ट्रीज। अब सर ये मोनेस्ट्रीज क्या होती है? तो मैं कहता हूँ जो आपकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, आपने वो एक मॉन्क्स देखे चाइना के अंदर, मॉन्क्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके का हैंड सिंबल बनाते हैं और ऐसे मॉन्क्स होते हैं, रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो जहाँ पे मॉन्क्स लिव टुगेदर, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, जहाँ पे मॉन्क्स सारे साथ में रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे वो चीजें प्रिजर्व करके रखी जाती थी, इसलिए आज भी हमारे पास इसका डेटा है। तो ये तो था आपका कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बाहर कोई और चीज नहीं है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, पहले चलो एक बार मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ लेते हैं, बाद में दूसरे पॉइंट पे ऊपर आएंगे। ओके, देयर आर सेवरल। ओके, यहाँ पे देखो, अ पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। द मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन बाय अबाउट 1000 इयर्स अगो। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। मैंने कहा पाम लीफ होती है आपकी कुछ इस तरीके से, उन्हें कट किया जाता है, ये नेसेसरी काट दिया जाता है, ये नेसेसरी काट दिया जाता है, उन्हें कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। मैंने कहा था बंचेस बना लिए जाते हैं टू सी। ओके, टू सी अ बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे ये आपकी जो बार्क की बात कर रहा था ना, ये वही बार्क है, इस तरीके से लिखे जाते थे। और यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये पंचिंग है, ये गड्ढा नहीं, ये गड्ढा बनाया गया ताकि पंच कर सके। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। There are several ways of finding about our past को निकालने के। one is to search and read books that we are written long ago। वो किताबें जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। These are called manuscripts। इन्हें क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, because these were written by hand। This comes from a Latin word manu, means hand, and these words were usually written on palm leaves के ऊपर लिखा जाता था, या specially prepared bark of a tree, जिसे हम क्या कहते थे? बिट्स कहते थे। बिट्स कहाँ पे मिलता था? हिमालय के अंदर मिलता था। सारी चीजें कवर है। अब आपको पता है लेक्चर पहले समझाने के बाद आपको इन सारी चीजों को बताने का फायदा क्या है? एनसीईआरटी की रीडिंग आपको समझ में आ जाती है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स खा जाते थे और कुछ डिस्ट्रॉयड होगी, बट मैनी वर सर्वाइव्ड बट ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेंपल्स के अंदर प्रिजर्व किया, या मोनेस्ट्रीज के अंदर। मोनेस्ट्रीज का मतलब मैं बता चुका हूं, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं। दीस बुक्स dealt with all kind of subject, religious beliefs and practices थी। इसके अंदर लाइव्स ऑफ किंग थी, मेडिसिन और साइंस के बारे में नॉलेज थी, जैसे मैंने बताया। Beside there were epics, poem, plays, ये सारी चीजें भी थी इसके अंदर। Many of these were written in Sanskrit and other प्राकृत, और तमिल के अंदर प्राकृत क्या है? लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। देखो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के प्रति कमी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके की। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे क्या है? वीक एंड रिलेटिवली। अब आपका पहला पॉइंट तो हो गया खत्म, आपका पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर खत्म। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट लिखेगा इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? इंस्क्रिप्शंस।
अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, एक चीज आपने देखा है कि काफी बार बड़ी बड़ी रॉक क्लेव्स होती है, मूवीज के अंदर बहुत बार आता है कि गुफाओं के अंदर जाते हैं, गुफाओं के ऊपर निशान बने होते हैं। यानी कि अब एक चीज बताओ, गुफा के ऊपर हम पेंसिल से लिखते हैं वो निशान रह जाता है? नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हो। गुफा के अंदर वो जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर खुदाई करनी पड़ती है, उन्हें ऊपर क्या करने होते हैं, खुदाई करते हैं, और इस तरीके से ऐसे करते करते खुदाई करते करते एक मैसेज जो था वो इम्प्रिंट करवाते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीस आर द राइटिंग्स। ये क्या है? राइटिंग्स है ऑन हार्ड सर्फेसेस, ऑन हार्ड सर्फेसेस के ऊपर राइटिंग्स हैं। दीस आर द राइटिंग्स ऑन द हार्ड सर्फेसेस। अब हार्ड सर्फेसेस क्या हो सकती है? मेटल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, मेटल एंड स्टोन्स हो सकते हैं। अब सर एक चीज बताओ, अब हर कोई इंसान तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इंसान वहां पे इंस्क्राइब करने लग पड़ेगा। ऑर्डिनरी पीपल है, किताबें लिख सकते हैं वो लोग, ये बात है, लेकिन हर कोई बंदा पत्थरों पे जाके चीजें नहीं लिखता, हर कोई नहीं लिखता। यार एक चीज बताओ, आपको एक डायरी लिखनी है, आप हाथों यहाँ पे आपको डायरी के अंदर लिखना प्रेफर करोगे या किसी पत्थर के ऊपर लिख के आओगे? सर डायरी में प्रेफर करेंगे। तो ये चीजें जो की इंस्क्रिप्शन थे, अब इंस्क्रिप्शन जो थे ये किसके हुआ करते थे? ये हुआ करते थे किंग्स के। किंग्स क्या करवाते थे? जो भी उनके ऑर्डर्स थे ना, ऑर्डर्स, जो भी उनके ऑर्डर थे वो इंस्क्राइब करवा लेते थे। क्यों करवा लेते थे? ताकि जितने भी आम जनता है, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल है, वो इन चीजों को देखें, पढ़ें, देख लें, वो रीड करें, इन्हें सी करें और अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये महाराज जी ने ये वाला नियम निकाला है। काफी और घोषणा नहीं देखते कि महाराज ने ये नियम निकाला है, और काफी और क्या होता था, जैसे एक मान लेते हैं ये एक रॉक स्टोन है, तो इसके ऊपर ही इंस्क्राइब करके लिखा है कि राजा जी ने ये सारे ऑर्डर पास करे हैं, राजा जी ने ये सारे ऑर्डर पास करे हैं। तो इस तरीके से किंग्स अपने ऑर्डर्स को ऐसे बता देते थे, आम जनता तक पहुंचाने का एक मीडियम हुआ करता था। इसके अलावा एक और यूज था कि किंग्स कभी कभार जो बैटल जीत के आते थे, किंग्स जो भी बैटल जीत के आते थे ना, जितने भी बैटल्स किंग्स जीतते थे, तो वो बैटल्स के ऊपर है ना अपनी जनता को दिखाने के लिए, देखो भैया तुम्हारे राजा कितना महान है, हम जंग जीत के आए, हम क्या करके आए, हम जंग जीत के आए। तो वो क्या करते थे, अपने जो भी ऑर्डर्स थे ना, जो भी अपने ऑर्डर्स हम कह सकते हैं कि जो भी उनकी विक्ट्रीज थी उनके बारे में भी मेंशन करते थे। अब यहाँ पे एक अच्छा रेफरेंस जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक इंस्क्रिप्शन पाया गया था, कहाँ पे लीडर अशोका का पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था ये? इन खानदार इंस्क्रिप्शन, खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर पाया गया था। अब ये सर एक खानदार इंस्क्रिप्शन है कहाँ? तो सर एक आपका खानदार इंस्क्रिप्शन है आपका अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे? ये आपका अफगानिस्तान के अंदर आपका खानदार इंस्क्रिप्शन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये रूलर अशोका के ऑर्डर्स कंसिस्ट करता है। मैंने बताया ना किंग से ऑर्डर, ये रूलर अशोका के जो ऑर्डर थे वो कंसिस्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसे 2 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया था। जो ऊपर वाली लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? ग्रीक थी। ऊपर ग्रीक्स लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, नीचे अरामिका लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। अभी इसकी सेम पिक्चर वाइज पिक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। ओके देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके वी also study inscriptions. These are the writing relatively on hard surfaces such as stone and metal. Sometimes kings got their order inscribed so that the people could see, read and obey them. There are other things of inscription as well where men and women including kings and queens record what they did, यानी कि उनकी विक्ट्रीज के बारे में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज जो होती थी उनकी, उसके बारे में रिकॉर्ड रखते थे। अब मैंने आपको एक चीज के बारे में बताया था अभी अशोका के बारे में, वो सेम चीज यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिएगा। ओके एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इज एन इंस्क्रिप्शन अबाउट 2250 साल पहले का है, ऑफ खानदार अफगानिस्तान के अंदर है। ये इंस्क्राइब करता है लीडर अशोका के जो ऑर्डर थे उन सबको डिस्क्राइब करता है। मैंने कहा था आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी इसे पढ़ाऊंगा। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। एक अच्छी बात इसके अंदर क्या बताई गई, बहुत ही बेसिक लेवल से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। क्या गया कि जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी जितनी भी चीजें लिखी वो क्या, मैंने एक चीज लिखी, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, मैंने लिखा कुछ चीज। मैंने कहा था स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखा होता है। जब मैं उसी लिखे हुए चीज को, जैसे ये चीज लिखे कैन यू थिंक, लिखा हुआ कैन यू थिंक, एक लिखी हुई चीज है। जब मैं इसी लिखी हुई चीज को बोलता हूँ या फिर जब भी मैं बात करता हूँ, मैं क्या यूज करता हूँ, लैंग्वेज यूज करता हूँ। सेम बात इसके अंदर कही गई है कि वी यूज लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे when we write anything we use script consists of letter and sign, and when we read what is written or speak what we use language, हम लैंग्वेज यूज करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इन 2 लैंग्वेजेस। ये जो ऊपर वाली लैंग्वेज है ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज है, जो नीचे वाली लैंग्वेज है वो आपकी अरामिक लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस एंड व्हाट कुड बी द डिफिकल्ट वंस। और क्या डिफिकल्टी, लिखना बहुत मुश्किल है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये बहुत ही लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है, इन्हें ऐसा नहीं होता जैसे जो पाम लीव्स थी वो तो डिस्ट्रॉय होगी, कभी डीकंपोज होगी, इनमें ऐसा नहीं होता, पत्थर कभी डीकंपोज नहीं होता। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर। क्या है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स वी मेड and used in the past. Those who study
अब हमारा लास्ट सोर्स आ जाता है और इस चैप्टर का अंत बहुत ही ज्यादा निकट है। कहते हैं ना तेरा अंत निकट आ चुका है, वैसे इस चैप्टर का भी अंत बहुत ज्यादा निकट आ चुका है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। लास्ट टॉपिक आता है आपका आर्कियोलॉजी। सर ये नाम बहुत बार सुना हुआ है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी कौन होता है? अब आर्कियोलॉजी जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पहले एक चीज बता देता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट, आपके आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं जो आपकी स्टडी करते हैं आपके पास्ट की। क्या करते हैं? हमारे जो सोर्सेज हमारे पास्ट की स्टडी करते हैं। सर एक चीज बताओ, इन्हें पास्ट कैसे मिलता है? ये दो चीजें करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरी चीज जो करते हैं वो करते हैं एक्सकैवेटिंग। सर ये एक्सकैवेटिंग क्या होता है? मैं कहता हूँ एक्सकैवेटिंग का मतलब होता है खुदाई करना, डिगिंग करना। क्या करना? डिग करना, डिगिंग करना, खुदाई करना। एक्सकैवेटिंग करते थे, खुदाई करते थे, नीचे से चीजों को निकालते थे। अब नीचे से इन्हें क्या क्या चीजें मिल जाती थी? बेसिकली 3 से 4 चीजें मिलती थी, वो चीजें मैं बताता हूँ। नंबर 1 चीज लिखिएगा इसके अंदर, क्या क्या चीजें उन्हें मिल सकती थी। सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलती थी वो नंबर 1 चीज क्या होती थी उनके पास सॉरी, नंबर 1 चीज उन्हें क्या मिल सकती थी यहाँ पे? सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलती थी वो होती थी बोन्स ऑफ एनिमल्स। अब बोन्स ऑफ एनिमल्स होने क्या क्या पता चलता था कि अच्छा कौन किस तरीके के एनिमल्स पाला पोसा करते थे, उस टाइम के लोग किस तरीके के एनिमल्स को रियर करते थे और किस तरीके के एनिमल्स का हंट करते थे, किस तरीके के एनिमल्स का रियर करते थे और किस तरीके के एनिमल्स का हंट करते थे। बोन से ये सारी चीजें पता चल जाती थी। एक चीज बताओ सर, अब एक चीज बताओ, एनिमल का स्केलेटन मिला है, अब इससे ये कैसे पता चलता है कि हमने उस एनिमल को पाला या हमने उस एनिमल का हंट किया? तो इसका कारण सुनो, देखो आपने एनिमल को हंट किया, ऐसे थोड़ी एनिमल आके मर आके कहा कि भैया मुझे खा लो। आपने हंट किया, आपने उसे मारा, आपने उसके ऊपर वार किया, उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी हड्डियों के ऊपर ऐसे निशान मिलेंगे जिससे हमें पता चलता है उसके ऊपर वार किया। भाई अगर आपने किसी पालतू जानवर को पाला हुआ है, ठीक है, आपने जानवर को पाला हुआ है, आपने तो आप उसे हंट नहीं, आप उसे मारोगे नहीं, तो क्या होगा? वो आपके पास एकदम नॉर्मल पड़ा रहेगा और उसका स्केलेटन एकदम क्लीन मिलेगा। वहीं जो हंटेड एनिमल्स होते हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं वहां पे आपको स्क्रैचेस या हड्डी टूटी हुई मिल जाती है, क्योंकि उनका शिकार किया होता है। दूसरी चीज उन्हें क्या मिलती थी? टूल्स के लिए देखते थे। क्या देखते थे? टूल्स देखते थे कि यार उस टाइम के लोग किस तरीके के हथियार यूज कर, हम तो मशीन गन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग किस तरीके का टूल्स इस्तेमाल। तो टूल्स से क्या पता चलता है? मेंटल लेवल। क्या पता चलता है? मेंटल लेवल। अगर मैं एक चीज बताऊं, मैं 2 जने हैं, ठीक है, मैं दोनों को एक एक पत्थर दे देता हूँ और एक लकड़ी दे देता हूँ कि आपको हथियार बनाना है। जो बंदे का आईक्यू ज्यादा है, जिस तरीके का मेंटल लेवल ज्यादा है, वो अच्छा हथियार बनाएगा, जिसका मेंटल लेवल कम है वो बुरा हथियार बनाएगा। तो टूल्स से मिलते हैं, उन्हें पता चलता था अच्छा उस तरीके के लोग किस तरीके से सोचा करते थे। टूल से नहीं ये स्टैंडिंग मिलती थी। तीसरी बात आ जाती थी बिल्डिंग्स के रिमेन। बिल्डिंग रिमेन्स, अब से बिल्डिंग रिमेन्स का क्या करते थे वो लोग? तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपके बिल्डिंग के जो भी रिमेन्स थे ना, उन्हें ये पता चलता था कि पुराने जमाने के लोग बिल्डिंग किस तरीके से बनाते थे, किन किन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके के डिजाइन रखा करते थे। ठीक है, सेम चीज आप इसके अंदर बताने वाला हूं। दोस्त स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है उन्हें। ओके, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। बिल्डिंग्स के अंदर वो स्टोन एंड ब्रिक्स देखते थे, पेंटिंग्स देखते थे, स्कल्पचर देखते थे, मूर्तियां, स्कल्पचर्स का मतलब मूर्तियां होता है। जो ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेटेड यानी कि डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड आउट टूल्स, वेपन, पोट्स, पैन, ऑर्नामेंट एंड कौन सी सारी चीजें निकालने के लिए वो करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड आउट ऑफ स्टोन, बेक्ड आउट ऑफ क्ले। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है, क्ले का काफी रंग होते हैं, हमारे खेलने वाली क्ले नहीं, चिकनी मिट्टी। Okay, metal objects that are made of hard and imperishable substances usually survive for a long period of time। जो ऐसी चीजें बनी होती है वो जनरली सर्वाइव करेंगे लंबे समय तक। अब जैसे यहाँ पे एक पोर्ट सा दिया हुआ है, ये पुराने जमाने के कॉइन्स हैं। ओके, जैसे इसके अंदर लिखा है पोर्ट फ्रॉम ओल्ड सिटी का पोर्ट है। इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था 4700 साल पहले आपके इंडस रिवर के पास ही मिला था ये। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स के ऊपर, बस आखिरी के कुछ शब्द, उसके बाद अब हमारा लास्ट की कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, आर्कियोलॉजी आल्सो लुक्स फॉर बोन्स, मैंने बताया बोन्स ऑफ एनिमल टू फाइंड आउट दैट वेयर पीपल एट इन पास्ट, यानी कि किस तरीके के एनिमल्स का वो हंट किया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव मोर रियरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। काफी बार जो होता था ना, जो गेन्स थे, ये मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर पॉइंट अच्छे से कवर करूंगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जो सीड्स के गेन होते थे ना, अगर उन्हें जला दिया जाता था ना, वो जिस फॉर्म के अंदर बच जाते ना, चैट फॉर्म के अंदर जो यहाँ पे फॉर्म बताई गया, चैट फॉर्म के अंदर जो रह जाते थे ना, तो वो रिमेन्स है ना, वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं और उनसे हमें पता चल जाता था किस तरीके की फसलें उगाया करते थे। ठीक है, चलो, डू यू थिंक क्लोथ डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? किस तरीके के कपड़े आर्कियोलॉजिस्ट को जनरली मिलते हैं? पुराने एनिमल्स की स्किन मिलती है कि उस टाइम पे हमारे कपड़े वही हुआ करते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी
past often use the word sources, जैसे मैंने बताया sources of history refer to the information found by the manuscript, inscription and archaeology. One source are found. Learning about the past becomes an adventure so as we reconstruct it bit by bit. यानी कि पता क्या करते थे, यहाँ से कोई चीज है, यहाँ से कोई चीज है, पजल सी बनाते हैं ना, पजल में एक लगाया आपने, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पजल सी बनाते थे। हिस्ट्री से एक थ्योरी सी बनाते थे लोग, ठीक है। एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता क्या है, हम एक थ्योरी बना के हमें अपने पास्ट का आइडिया ले लेते हैं। हम इसके अंदर सेम चीजें इसके अंदर कही गई हैं। अब हम आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक्स के ऊपर। ओके, वन पास्ट और मैनी के, हमारा पास्ट एक है या मैनी है, इसके अंदर जनरली कुछ नहीं कहा गया। इसके अंदर आपको सिर्फ आपकी बुक का टाइटल एक्सप्लेन किया है, वही सेम चीज है। मैं इसकी रीडिंग लूंगा। आपकी बुक का नाम आर पास्ट नहीं, आर पास्ट है, यानी कि एस लगा हुआ है। आर एस क्यों लगाया हुआ है, जैसे मैंने बताया थ्योरी है, थ्योरी एक से ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली वही सेम चीजें इसके अंदर। रीडिंग ले लेते हैं फिर भी। ड्यू नोटिस द बुक ऑफ आर टाइटल आर पास्ट, हमारे पास्ट जब पास्ट होता है there is nothing a word called past, लेकिन s लगाया गया। क्यों लगाया गया? We have used the word past in plural to draw the attention of the fact that past was different for different group of people. अलग अलग थ्योरी है लोगों की, तो अलग अलग पास्ट है लोगों के। For example, the lives of herder or farmer were very different from those of the kings or the queen. The life of the merchants were very different from those of the craft person and so on. हर एक की जिंदगी जो थी वो अलग अलग ही होती है, ठीक है। ये बात हमें पता थी, इसमें लिखने की क्या बात थी। ओके, as okay, तो इसमें also as is true even today people follow different practices and custom। हर एक लोग अलग अलग तरीके की customs and tradition follow करते हैं in different parts of the country। For example, today most of the people living in Andaman Islands get their food by fishing। अब जैसे देखो, जैसे आप जगह रहोगे ना, जैसी जियोलॉजी के अंदर रहोगे वैसे आपका खाना होगा। मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे दाल भाटी चूरा ये सारी चीजें चलती हैं। तमिल वाली साइड चलोगे तो इडली डोसा ये सारी चीजें वो मिलती है। एक जेठालाल की एक शायरी याद आ गई थी मुझे इससे, कि रसगुल्ले और क्या नाम लेते हैं, जलेबी फाफड़ा के सामने, जलेबी फाफड़ा है बड़े मस्त, इनके सामने ऐसे कुछ इडली डोसा है, कुछ अस्त व्यस्त ऐसा कुछ बोला था, बड़ा मस्त डायलॉग था उसका। चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टुडे मोस्ट पीपल ओके लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोसीजर। By contrast, most of the people living in cities depend on other suppliers of food। suppliers के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते नहीं है ज्यादातर। जो भी खेती बाड़ी, जो भी सब्जी मंडी जाके सब्जियां लेके आ जाते हैं। Differences such as these exist in past as well. Besides, there is another kind of difference we came to know great deal about the kings and the battle they fought because they kept a record of their victories। मैंने बताया था अपनी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखते थे। एक मूवी आई थी पद्मावत, देखी होगी आप सब लोग। उसके अंदर एक डायलॉग आया था रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह पता क्या बोलता था उसके अंदर? रणवीर सिंह ने कहा था कि हमारे पूर्वजों का पास दिला दो, कि मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी सिर्फ मेरे बारे में पढ़े। यानी कि वो क्या करते थे, सिर्फ अपने बारे में पढ़ाना चाहते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच अभी ये राजा महाराजाओं के लोग होते थे, आम आदमी तो ऐसी चीजें सोचता नहीं है। तो जनरली हंटर फिशिंग फ्लॉक्स गैदर हर्ड डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। ओके, व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट देयर लाइफ इन द ओके, जो कि हमें अननोन है, जिस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, उन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक व्हाट डज डेट्स मीन। मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक है बीसी और एडी का कंसेप्ट। आपको पता है बीसी को यहाँ पे बी सी भी कहा जाता है और यहाँ पे इसे सीई कहा जाता है। सर बीसी एडी बीसी इनका मतलब क्या है तो बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक एक करके पूरा कंसेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी या हम इसे कहते हैं बीसीए। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या एक और हेडिंग होती है इसकी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये तो आपके बीसी या बीसी। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास एडी या सी। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो सर ये चीज बताओ ये क्या है ये चीजें सर? अब एक सबसे पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ। अब जो आपको पता है आपके जो कैलेंडर्स आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा सर ये कौन सा साल चल रहा है? 2023 साल चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? आज तक इंडिया धरती को चालू है 2023 साल में? नहीं सर, इसका रीजन क्या है कि सर हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हम ग्रिगोरियन, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। देखो काफी चीज होती है एनसीईआरटी नहीं बताती, एनसीईआरटी आपके ऊपर छोड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम क्या कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं हम लोग। हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। और ग्रिगोरियन कैलेंडर एक क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर ही चलता है। एक नेपाल को छोड़ के, सॉरी नेपाल के अंदर नहीं चलता, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये ग्लोबल कैलेंडर है और ये किसके ऊपर बेस्ड है?
बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट जी हैं उनके बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बर्थ के ऊपर बेस्ड है। तो आज मैं कह रहा हूँ 2023 चल रहे हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को आज 2023 साल हो चुके हैं, आज 2023 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसे, जीसस क्राइस्ट जी के बर्थ को। तो बिफोर बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब हम बात करते हो ना एडी की, यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ का बाद का पीरियड, और 20 का मतलब उनसे पहले का पीरियड ओके, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड। तो सर एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों को एक वर्ड यूज करता हूँ 500, सर मैंने यूज किया वर्ड 500 बीसी और एक तरफ मैंने यूज किया वर्ड 500 एडी, तो इनका मतलब बता दो क्या क्या होते हैं। तो मैं अगर आपको कहता हूँ 500 बीसी की बात करो, जब भी आप बीसी का नाम सुने, बीसी का नाम आपको जो भी साल चल रहा है, जैसे अभी क्या साल चल रहा है 2023 चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप जब बीसी का ऐड करते हो तो आपको जो भी साल की बात कर रहे हो ना, भले 500 करो, 600 करो, 627 कर रहे हो, उस साल को इसके अंदर ऐड करना होता है। अगर मैं 500 बीसी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ सर, आप बात कर रहे हो 2523 ईयर्स अगो की, यानी कि 2523 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं एडी की बात करता हूं, यानी कि उसके बाद का पीरियड, तो मैं क्या यूज करता हूं, माइनस करूंगा, यानी कि 2223 में से 500 माइनस कर दोगे, यानी कि मैं 1523 की बात कर रहा हूं। इस तरीके से आपको डेट्स निकालनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेट्स किस हिसाब से निकलती हैं। वही टॉपिक है इसके अंदर, somebody ask you the date, we will probably mention the day, month or year 2000 some things, हम ये सारी चीजें कहेंगे। These are counted from the date of date is generally assigned by the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती है, नेपाल को छोड़ के। All dates before the birth of Christ were counted as backward and usually have the letter before Christ, okay, BC added on it. In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as a starting point. Okay? तो बुक की रेफरेंस थी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे लेक्चर के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता भारत माता। जय हिंद गाइस, और अच्छे से पढ़िएगा। देखिए लेक्चर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और आप भी कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को लगाइएगा। जय हिंद गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जरूर करना है, 409 पे 410 तक पहुंचाओ।